मुझे नाट्य लेखन और नाट्य समीक्षा पर आपसे बातचीत करने के लिए कहा गया है। नाटक मेरा प्रिय विषय है और मैं नाटक में जीता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं नाटक में जीता हूँ तो ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हम सभी नाटक में जीते। जरा आप में से वो शख्स अपना हाथ खड़ा करे जो जिंदगी में कभी नाटक नहीं करता। अभी एक्सरसाइज हुई है कि नहीं? हाथ खड़ा करना, नीचे करना, मतलब वार्म अप एक्सरसाइज हो गई है कि नहीं? आलस में तो नहीं है? यानी आप सब लोग अपनी जिंदगी में नाटक करते हैं। ठीक है, तो यानी मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी को नाटक से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हमारी पूरी जिंदगी में अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे नाटक मौजूद है। अभी भी जो मैं कर रहा हूं वो एक नाटक ही है, वो एक अभिनय है। क्योंकि अभी जब मैं यहां आपके साथ इस मंच पर कोई बात आपसे साझा कर रहा हूं तो मैं एक अलग भूमिका में हूं, आप एक अलग भूमिका में हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप जब मेरे कमरे में आकर बैठ जाएंगे और मुझसे कोई बात करेंगे, और तब मैं आपसे जो बात करूंगा तो वो एक अलग भूमिका होगी और आपकी एक अलग भूमिका होगी। या कभी आप कहीं रास्ते में मुझे मिल जाएंगे या किसी शॉपिंग मॉल में मुझे मिल जाएंगे और कुछ ऐसा ही काम कर रहे होंगे जो करने में आपको शर्म नहीं आ रही हो, तो भी आप मुझसे मिलेंगे, सर कैसे हैं? तब मैं एक अलग भूमिका में हूंगा और आप एक अलग भूमिका में होंगे, और हम सब लोग अलग अलग समय पे अपने अपने रोल कर रहे होते हैं। तो इसलिए नाटक हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग जो हमारी जिंदगी में होता है उसे आपके सामने साक्षात मंच पर उतारते हैं, और बाकी सब लोग अपनी जिंदगी में वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। अब बात आई नाटक की, तो मैं नाटक लेखन की भी बात कर दूं, फिर अब अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई नाटक लिखा है? बाकी किसी ने नाटक नहीं लिखा? मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने अपनी जिंदगी में कोई नाटक नहीं लिखा। आपका मोबाइल फोन खराब हो गया है, आपको अपने पापा से मोबाइल फोन नया लेना है, लेकिन कोई ठोस कारण नहीं है, क्योंकि पापा ने अभी 6 महीने पहले ही आपको मोबाइल लेके दिया था। वो तो गलती हो गई, आपके हाथ से मोबाइल फोन गिर गया, उसका स्क्रीन क्रैक हो गया। पापा ने कहा था बहुत महंगा खरीदा है, अब मैं नहीं खरीदूंगा। अब आपको एक कहानी गढ़नी है, एक स्क्रिप्ट बिल्ड करनी है। क्या करते हैं आप? नाटक ही तो लिखते हैं। वो पापा क्या हुआ, मैं तो बहुत अच्छी तरह जा रही थी, मेरी सहेली ने आके बहुत बुरा धक्का मार दिया और इसलिए वो गिर गया। पापा फिर बोलेंगे, अरे ऐसे कैसे, तुम बड़ी बिल्कुल ही तुम्हारे कोई ये नहीं होता है, तुम ठीक ठाक चीजों को नहीं पापा मैं तो बहुत अच्छे से रखती, देखिए 3 ताले में बंद करके मोबाइल रखा था, अभी गिर गया तो मैं क्या करूं। फिर आपको मालूम है, देखो मम्मी भी बोलती हैं, हाँ मम्मी की भी प्रशंसा, फिर मम्मी धीरे से, नहीं नहीं बिटिया तो बहुत अच्छी, आप जानते हैं अच्छे से ही रखती है अपनी चीजों को। वो गलत हो गया। क्या किया आपने? एक स्क्रिप्ट बिल्ड की ना, एक नाटक लिखा ना। मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर हमारा एग्जाम का फॉर्म एक्सेप्ट कर लीजिए, हम लेट हो गए। क्या हो गया? वो मेरी मम्मी बहुत बीमार थी सर, मैं मम्मी की सेवा कर रहा था। अरे बेटा कितनी सेवा कर रहे थे? नहीं सर मैं 24 घंटे उनके पलंग पर ही बैठा रहता था, कहीं हिला ही नहीं सर मैं मम्मी की। जबकि वास्तविकता यह है कि पूरे समय डीबी मॉल में ही बैठे थे। मम्मी भी बेचारी परेशान थी कि बेटा एक बार तो मेरी तबीयत देख ले। पर बेटे ने आके मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत सी स्क्रिप्ट रख दी। हमारे जैसा कोई नरम दिल इंसान है तो पसीज गया उस स्क्रिप्ट से, रुमाल निकाल के आंसू पोंछ लिए। बहुत सुंदर अभिनय है बालक का और बहुत सुंदर स्क्रिप्ट लिखी है। आपकी स्क्रिप्ट को 100 में 100 नंबर और अभिनय को 100 में से 80 नंबर। जा बेटा तेरा एग्जाम का फॉर्म पारित कर दिया। हम सब लोग जिंदगी में स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम सब लोग अपनी जिंदगी में नाटक करते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कम लोग हैं जो उसको रियलाइज करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे कहीं ना कहीं मंच पर उतारते हैं। बाकी हम सबकी जिंदगी में नाटक है ही। तो एक बात तो बेसिक जान लीजिए कि न नाटक आपकी जिंदगी से जुड़ा हो सकता है, न आप नाटक से जुदा हो सकते हैं। तो ये अगर ये ध्यान में आप रखेंगे तो आपकी बाकी की जिंदगी बहुत आसानी से गुजरेगी। हम अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह, कभी बाप का, कभी बेटे का, कभी बेटी का, कभी माँ का, कभी भाई का, कभी बहन का किरदार अदा करती है।
अब कल रात को अचानक मेरे साथ एक हादसा हो गया, अभी मैं उस भूमिका के लिए तैयार ही नहीं हूं, पर मेरे साथ हादसा हो गया। मेरे से जस्ट बड़ी बहन है, कजिन, मुझसे 2-2.5 साल बड़ी है। कल रात को उसने खबर दी कि उसके बेटे को बेटा हो गया। वो अचानक दादी बन गई और उसने मुझे फोन करके कहा कि तुम भी दादाजी बन गए हो। इस भूमिका के लिए मैं तैयार ही नहीं था। हालांकि मेरी दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तैयार नहीं था कि कोई मुझे अभी दादाजी तुरंत ही कह दे। अब मैं कल से परेशान हूं कि मुझे दादाजी की तरह बिहेव करना है, तो मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, किस तरह की एक्टिंग करनी पड़ेगी, मैं कैसा लगूंगा। कोई कहेगा, एक छोटा सा बच्चा आके मुझे कहेगा कि दादाजी आप कैसे हैं, तो मैंने कहा उससे, मैंने कहा तुम तैयार हो क्या? बोली नहीं, मैं भी तैयार नहीं हूं अभी, मेरे बेटे ने बहुत जल्दी मुझे यह अवसर प्रदान कर दिया। हम लोग रोल कर रहे हैं, भूमिकाएं कर रहे हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि नाटक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और नाटक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसीलिए इसे 5वां वेद कहा गया, इसे 5वें वेद की संज्ञा दी गई। क्योंकि जब सारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्र, सारे वेद एक तरफ हैं, उसी की तुलना में ये एक 5वां वेद है जिसमें चारों वेद समाहित हैं। एक ऐसी कला है जिसमें सारे वेद समाहित हैं। अगर आप नाटक के जो 4 अभिनय के जो प्रकार हैं वो देखेंगे ना, तो नाटक में 4 प्रकार के अभिनय होते हैं। एक वाचिक अभिनय होता है, वाचिक यानी जो ग्रंथों से लिया जाता है, कहीं इंस्क्रिप्शन से लिया जाता है, कहीं लिखी हुई बातों से लिया जाता है। तो ये वाचिक अभिनय की जो परंपरा आई है, इसका उद्भव जो है वो ऋग्वेद से है। तो ऋग्वेद में चूंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां से ये वाचिक अभिनय की परंपरा आ गई। एक है सात्विक अभिनय। तो सात्विक अभिनय यानी भाव का अभिनय। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर फिर भी मैं बहुत सारी बातें बोल जाऊंगा। कई बार मेरे भाव भंगिमा से, मेरे मौन से मैं आपको बहुत सारी चीजें कह के बताता हूं। तो वो सात्विक अभिनय है। तो ये सात्विक अभिनय का जो उद्भव हुआ वो हमारे अथर्ववेद से सात्विक अभिनय का उद्भव हुआ। फिर एक आंगिक अभिनय है जो हम शरीर से करते हैं। कई बार हम बोलते भी नहीं हैं, कई बार हम कोई भाव भी व्यक्त नहीं करते हैं, पर आंगिक अभिनय है। आपने डांसर्स को देखा होगा, वो मुद्राओं से ये मयूर नृत्य कर रहा है, तो आपको समझ में आता है कि ये मयूर नृत्य कर रहा है। ये बहुत सारा ऐसे चारों तरफ हरियाली है, हरितिमा, तो वो अपने आंगिक अभिनय से आपको बता देती हैं। तो इसका जो आविर्भाव हुआ वो यजुर्वेद से आविर्भाव हुआ, जिस तरह से आंगिक अभिनय आया। और एक आहार्य अभिनय होता है जो अलग अलग अलंकरणों से, प्रॉपर्टीज से, स्टेज की प्रॉपर्टीज से किया जाता है। कल वीसी सर ने आपको एक उदाहरण दिया कि मेरा पेन आपके पास है, आपका पेन मेरे पास, यानी उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया ना, पेन इज अ प्रॉपर्टी। तो वो एक आहार्य अभिनय है। तो इसका जो उद्भव हुआ वो सामवेद से हुआ। यानी जो अभिनय के जो 4 प्रकार हैं, जिस प्रकार से नाटक पूरा आपके सामने रचा जाता है, वो चारों वेद से आपके सामने आता है। इसीलिए नाटक को 5वां वेद कहा गया है। और जब 5वां वेद कहा गया है तो इसमें सारे वेदों का समावेश है। इसको एक दूसरे अर्थ से देखें कि नाटक को संपूर्ण कला क्यों कहा गया है। तो संपूर्ण कला नाटक को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सभी कलात्मक रूपों के मौजूद रहने की गुंजाइश होती है। नाटक अपने आप में कोई भी कला रूप ऐसा नहीं है जिसको नाटक समाहित नहीं कर सकता। नाटक में स्क्रिप्ट है, यानी लेखन का गुण आ गया, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। अभिनय है, नाटक में नृत्य है। आपने देखा होगा बहुत सारे नाटकों में लोग बीच बीच में कुछ डांस मूवमेंट्स रखते हैं, कोरियोग्राफी रखते हैं। कुछ नाटकों में तो सीधे सीधे बहुत सारा नृत्य ही डाल दिया जाता है। संगीत है, नाट्य संगीत अपने आप में एक बहुत पुष्ट परंपरा रही है और संगीत का अपनी दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रहा है नाटकों के आगे बढ़ने में। तो संगीत भी उसमें आ जाता है। और उसके साथ पेंटिंग भी है, ड्राइंग भी है। क्योंकि जब हम स्टेज बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सारी चीजों को पेंट करते हैं, कंसीव करते हैं, डिजाइन करते हैं। कुछ लोग उसमें हाथ से कलाकारी कर सकते हैं, कुछ लोग उसमें कोलाज बनाते हैं, कुछ लोग पेंट कर देते हैं। बट क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारा विजुअल आर्ट उसमें काम आता है, विजुअली हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कॉस्ट्यूम्स हैं, बहुत सारे आपके वेशभूषाएं हैं, कपड़े आपको सिल के बताए जाते हैं कि एक विशेष तरह का कॉस्ट्यूम पहन के आपको आना है, विशेष तरह के मेकअप में आपको आना है, तो वो कॉस्ट्यूम्स हैं। तो कितनी सारी कलाएं सिर्फ एक नाटक में आपके सामने समाहित रहती हैं। तो देखा जाए तो ये सारी कलाओं का, बहुत सारी कलाओं का एक मिश्रण है जो नाटक करके आपके सामने प्रस्तुत होता है।
और इसीलिए इसकी जो रिचनेस है, इसका जो वैभव है, इसका जो ऐश्वर्य है, वो किसी भी कला रूप से कहीं अधिक है। आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, और जो भी आप इसमें करेंगे किसी भी कला रूप को समाविष्ट करते हुए, वो उस नाटक का हिस्सा बन जाता है, वो उस नाटक का अंश बन जाता है। कई बार हम अपने नाटकों में संगीत का इस्तेमाल करते थे, तो हमको लगता था कि हम रिकॉर्डेड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करें, तो हम क्या करते थे, हम लाइव म्यूजिक का इस्तेमाल करते थे। शुरू शुरू में किसी ने कहा कि साहब लाइव म्यूजिक नाटक की क्या परंपरा है, तो हमने फिर बताया कि मराठी में नाट्य संगीत अपने आप में एक कंप्लीट विधा है। और ये जो आप सब नई पीढ़ी के बच्चे हैं, शायद कभी नाट्य संगीत का आपने अनुभव नहीं लिया होगा, पर नाट्य संगीत में कई कई कलाकार ऐसे रहते थे जिनका कोई गाना, कोई पद इतना प्रसिद्ध है कि 35 बार वंस मोर हो रहा है। मतलब उन्होंने गाना गाया, जनता ने कहा वंस मोर, फिर गाना गा दिया, फिर जनता ने कहा वंस मोर। तो वो जो दूसरा एक्टर है वो बोर हो जाता था, अंदर जाता था, ग्रीन रूम में चाय पानी पी के आ जाता था, ये भाई साहब अपना वही के वही पद गा रहे हैं, वंस मोर हो रहा है। 4-4, 5-5 घंटे नाटक चल रहा है, ये भी एक दृश्य था। तो इसलिए ये कलाओं का एक बहुत व्यापक स्वरूप है नाटक। इसको इसलिए हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए कि अगर हम कोई नाटक देख रहे हैं या नाटक कर रहे हैं, तो हम कलाओं के एक संपूर्ण स्वरूप को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और आप उस कलाओं के संपूर्ण स्वरूप को देख रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, और इसमें हम सभी 9 रसों को चित्रित कर सकते हैं, हमारे सारे भावों को इसमें चित्रित कर सकते हैं, कोई भाव इसमें बचता नहीं है। यहां तक कि 10वां रस, जिसे हम शांत रस कहते हैं, वो भी नाटक में बहुत अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। तो ये 10 रसों का भी प्रतिनिधित्व हमारा नाटक करता है, इस दृष्टि से बहुत जरूरी है। अब आप सब लोग कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, जहां कहीं भी मैं कम्युनिकेशन की क्लास लेता हूं तो मैं उन सबको नाटक के बारे में जरूर बताता हूं। तो जरूरी मुझे यह लगता है कि कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों को तो बताना ही चाहिए। कम्युनिकेशन का जो सबसे पावरफुल मीडियम है वो मैं नाटक समझता हूं, क्योंकि नाटक में जितना मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन होता है वो संभवतः किसी और विधा में नहीं होता। तो ये संप्रेषण की बहुआयामी कला है, मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना मल्टी डायमेंशनल कम्युनिकेशन होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि जब आप कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? फीडबैक। ठीक है ना? जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं होती। आपने पढ़ा है ना, वो कम्युनिकेशन का चार्ट पढ़ा है। तो जब तक आप फीडबैक नहीं मिलता तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं होती। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, वो किसी और मीडियम में शायद इमीडिएट नहीं मिलता। अभी आजकल एक और नई विधा आ गई जिसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, वो क्या है? फेसबुक, सोशल मीडिया। मैंने यहां भी अपनी एक फोटो पोस्ट भी नहीं की, तुरंत कोई भाई बैठा होता है वो लाइक कर देता है, टक। आपको 1 सेकंड के अंदर लगता है अरे मेरे पास 4 लाइक आ गए, फीडबैक आ गया ना। एक्चुअली दैट इज द फीडबैक। लाइक या कमेंट क्या है? इट इज फीडबैक। नाटक में इंस्टेंट फीडबैक। आप अखबार में लिखते हैं, आपने लिखा, छपा, कोई एक्स उसको पढ़ेगा, जरूरी नहीं कि वो रिएक्ट करे, और करेगा तो भी द पर्सन वुड टेक इट्स ओन टाइम टू रिएक्ट। या फॉर इंस्टेंस टेलीविजन पर आप कोई नाटक देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, पर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपके पास फीडबैक का क्या जरिया है? या आपको कोई चीज खराब लगी है तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपके पास फीडबैक का स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं। अभी ये टेलीविजन सीरियल वालों ने फीडबैक के लिए एक नया जरिया ढूंढा था, आपको मालूम है कैसे? उनको लगा कि हमारा सीरियल पिट रहा है, कि हिट हो रहा है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि अमर को मानसी से शादी कर लेनी चाहिए तो एसएमएस करे 5555, और अगर आपको लगता है कि अमर को तृप्ति से शादी कर लेनी चाहिए तो एसएमएस करिए 6666। क्या किया आपने? आपने फीडबैक का एक तरीका डिवाइस कर लिया ना।
आपने कहा इनको दहेज में क्या देना चाहिए, कार देना चाहिए तो एसएमएस कीजिए 01, स्कूटर देना चाहिए तो 02, हार देना चाहिए तो 03। अरे मेरे बाप का क्या जाता, कुछ भी दे दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको इन्वॉल्व करा, फीडबैक दीजिए। आप नहीं बताएंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारा सीरियल आपको अच्छा लग रहा है ना। सो दैट वाज एन आइडिया फ्रॉम द टेलीविजन मीडियम, जिसको हमने डेड मीडियम कहा था, जिसमें रिस्पॉन्स नहीं था, पर उसको हमने एक नए तरीके से इजाद किया कि हम कैसे फीडबैक पाए। तो नाटक में फीडबैक मिलता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे फीडबैक मिल रहा है। कुछ लोग मुंडी हिला रहे हैं, कुछ लोग नहीं हिला रहे, कुछ लोग कुछ और सोच रहे हैं कि आज यहां कहां फंस गए यार, वहां चाहिए, बढ़िया फिल्म लगी थी, वहां जाते थे। वो भी चल रहा है, पर मुझे वो भी दिख रहा है ना, फीडबैक है। मुझे मालूम है कि कौन मेरे साथ मेरी बात में है, कौन मेरे साथ मेरी बात में नहीं है। फिर मुझे यह भी मालूम है कि किसको मुझे अपनी बात में लेना है और किसको नहीं लेना है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं ले सकता हूं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कितना भी मैं घिसू ना घिसू तो वो कुछ नहीं होने वाला है। उनका प्रोग्राम तय है, 1:30 बजे उनको जाना ही था, जाएंगे ही, तो वो अपना तय है। पर वो फीडबैक मुझे मिल रहा है, तो नाटक में मिलता है। नाटक में जब एक एक्टर या एक्ट्रेस आपके सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको फीडबैक मिल रहा होता है। वो जज कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ऑडियंस है कि नहीं, मेरे साथ ऑडियंस जा रही है कि नहीं जा रही। तो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन की विधा है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्लासरूम क्या है? क्लासरूम भी तो एक तरह का थिएटर ही है, जहां आपके टीचर आपके साथ रोज परफॉर्म करते हैं। वो रोज एक नए सब्जेक्ट के साथ, आपके साथ एक नई स्क्रिप्ट के साथ आपके साथ परफॉर्म करते हैं और आप उनके साथ जुड़ते हैं। इसलिए आपने जब भी देखा होगा कि जब टीचर लाइव बोल रहे होते हैं तो आपको ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। जब कोई टीचर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो आप थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी पीठ आपकी तरफ है, वो तो स्क्रीन पे व्यस्त हैं, वो अपने टेक्निकल उसमें व्यस्त हैं, फोकस ठीक नहीं आ रहा है, लाइट ठीक नहीं हो रही है, प्रिंट ठीक नहीं आ रहा है, तो टीचर उसमें व्यस्त हैं। आप भी क्या कर रहे हैं? आप अपना एसएमएस पे इधर उधर टुक टाक टुक कर रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स पुअर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ आंख मिला के बात नहीं कर रहा हूं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है। पर जब टीचर आपके सामने खड़े हैं और आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको अटेंटिव होना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको रिस्पॉन्स देना ही है। चाहे पॉजिटिव दें, चाहे निगेटिव दें, चाहे न्यूट्रल दें, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो इस तरह से नाटक कम्युनिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंट विधा है, जहां पर आपको इमीडिएट फीडबैक है, तुरंत फीडबैक है। और कम्युनिकेशन भी कितनी तरह का है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन, सब है। जब मैं एक एक्टर हूं और मैं कोई रोल तैयार करके आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस से गुजर रहा हूं। आज मुझे बताया गया कि मुझे आपके साथ नाटक पे बात करना है, तो इस बातचीत को करने के लिए मैंने अपनी कोई तैयारी की होगी, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कुछ तैयारी मैंने की होगी, और उस तैयारी को मैंने अपने अंदर मनन किया होगा। और मनन करने के बाद मैं ये भी सोच रहा हूं कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो इसका ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए। वो जो प्रोसेस मेरे अंदर चल रही है वो क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मैं अपने आप ही बात कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं ऐसा हाथ हिलाऊंगा तो शायद मैं ज्यादा प्रभावकारी लगूंगा। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने नीला कुर्ता पहना तो मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा, फिर नहीं, मैं अगर लाल पहनता तो और अच्छा लग जाता, ऐसा मेरे को लग रहा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? मेरी प्रोसेस मेरे अंदर चल रही ना। तो जब एक्टर आपके सामने परफॉर्म कर रहा है तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस से गुजर रहा है। फिर एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है यानी स्टेज पर जो 2 लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो रही है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। 2 एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टर और म्यूजिशियन परफॉर्म कर रहे हैं, या एक्टर और लाइटमैन परफॉर्म कर रहा है, या एक्टर और मेकअप मैन परफॉर्म कर रहा है। ये सब 2-2, 3-3 लोगों का जो ग्रुप आपस में परफॉर्म कर रहा है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का आपके सामने एक मॉडल है। अच्छा, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या सिर्फ स्टेज पर चल रही है क्या? या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सिर्फ स्टेज पर चल रही है क्या? नहीं, ये ऑडियंस में भी चल रही है। यहां जो कुछ परफॉर्म होता है वो आपसे कहीं अगर रिलेट हो रहा है तो आपके अंदर एक अलग प्रोसेस चल रही है, और आपके अंदर जो अलग प्रोसेस चल रही है तो वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। अच्छा, एक मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था,
या मेरे भी पहचान में ऐसी कोई बात हुई थी, अच्छा नहीं वो लेकिन ऐसा हुआ था, नहीं वो ऐसा हुआ था। आपके अंदर एक प्रोसेस चल रही, बहुत तेजी से चल रही। यहां स्टेज पर एक कहानी है, लेकिन आपके अंदर एक दूसरी कहानी चल रही है। तो ये एक प्रोसेस चल रही है, आपके अंदर भी चल रही, साइमल्टेनियस चल रही है। तो वो एक आपकी इंट्रापर्सनल प्रोसेस है। एक एक्टर की इधर स्टेज पर इंट्रापर्सनल प्रोसेस है, एक ऑडियंस की अपनी इंट्रापर्सनल प्रोसेस है, और फिर इंटरपर्सनल प्रोसेस भी है। आप जो दो लोग साथ में बैठे हैं उनके बीच में भी कोई संवाद है। अगर हम लोग साथ में दोस्त हैं तो भी संवाद है, और अगर हम साथ में दो दोस्त नहीं हैं तो भी संवाद है। होता है ना, आप ऑडियंस में बैठे रहते हैं, आपको परिचित नहीं रहता, ऊपर कहते हैं यार ये जो रेड शर्ट वाला बंदा है ना, ये बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखता है। ब्लू शर्ट वाली गर्ल है ना, वो पता मैंने कहीं देखा है उसको। आप क्या हो रहा है, दैट इज अ प्रोसेस। आप कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर रहे हैं और अपने आपस में बात भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोसेस चल रही है। फिर एक ग्रुप कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, जो एक ऑडियंस का पूरा ऑडियंस का हिस्सा प्लस जो स्टेज पर काम कर रहे हैं वो सब मिलाकर एक ग्रुप कम्युनिकेशन की प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर ग्रुप कम्युनिकेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल होती तो हम कहते नाटक हिट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो स्टेज पर चल रहा था जिसे दर्शक ने देखा, सराहा और उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया, यानी नाटक ठीक ठाक चल गया। और अगर दर्शक ने नहीं जोड़ा, हमने एक ग्रुप कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं पूरी की, हमारा एक ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ, तो फिर लगता है कि नाटक कोई हम आप तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। और फिर कुल मिलाकर ये मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि हम नाटक के जरिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई स्टेटमेंट बाहर भी भेजना चाहते हैं, लोगों तक भेजना चाहते हैं। हम अगर नाटक यहां परफॉर्म कर रहे हैं 100, 125, 150 लोगों के सामने, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नाटक 100, 125 लोगों के लिए है या 150 लोगों के लिए। ये नाटक एक बहुत बड़े ऑडियंस के लिए, एक लार्जर ऑडियंस के लिए, जहां तक हम ये संदेश भेजना चाहते हैं वो किसी भी जरिए से होगा। अखबार में रिपोर्ट आएगी, जैसे यहां कल प्रोग्राम हुआ, एक हॉल में प्रोग्राम हुआ, इस हॉल में आप 150 बच्चे थे, पर आज अखबार में आया। अखबार में आया तो क्या हुआ, कुछ हजार लोगों ने उसको पढ़ा, तो क्या किया हमने, इसी प्रोसेस को मास कम्युनिकेशन में तब्दील कर दिया। यही प्रोसेस थी हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन की प्रोसेस थी, हमने उसको एक मास कम्युनिकेशन में बदल दिया। तो ये थिएटर में ये सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पर आसानी से हो जाती। और मैं इसके आपको बहुत मजेदार से उदाहरण बताऊं। हम एक ही नाटक को उसी टीम के साथ उसी स्टेज पर लगातार 2 दिन परफॉर्म करेंगे तो भी दोनों दिन नाटक के रिजल्ट अलग अलग रहते हैं। आपको मालूम है, वही नाटक उसी टीम के साथ उसी स्टेज पर लगातार 2 दिन भी परफॉर्म किया जाए तो नाटक के दोनों दिन के रिजल्ट, दोनों दिन की रिएक्शन अलग रहती है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस बदल जाता है। अगर ऑडियंस भी वही रहे तो हो सकता है ऑडियंस की जगह बदल जाए, अगर जगह भी वो रहे तो हो सकता है आपकी साइकोलॉजी बदल जाए, आपके सोचने का तरीका बदल जाए। मैं भी एक एक्टर हूं, मैंने कल यहां परफॉर्म किया, आज भी मैं परफॉर्म कर रहा था, वही रोल था, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा घट गया जिसके कारण जैसा मैं कल कर रहा था वैसा मैं आज नहीं कर रहा हूं। तो फिर अगेन देयर इज अ न्यू। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाटक यानी रोज एक नया नाटक जन्म लेता है। ये इतनी ज्यादा फ्रेजाइल चीज है, इतनी ज्यादा नाजुक चीज है कि कोई भी नाटक, आज का नाटक कल प्रिजर्व नहीं होता, आज का नाटक अगले घंटे में प्रिजर्व नहीं होता। ये रोज नया नाटक जन्म लेता है, उसी स्क्रिप्ट के साथ भी नया नाटक जन्म लेता है, उसी एक्टर के साथ भी नया नाटक जन्म लेता है। तो ये इतनी ज्यादा नाजुक प्रक्रिया है। आपके साथ भी वही होता है। आप कभी घर जाते हैं, लेट हो जाते हैं, किसी दिन आपकी मम्मी बहुत अच्छे से रिएक्ट करती हैं, कोई बात नहीं बेटा, चलता है, कॉलेज जा रहे हो तो देर तो हो जाएगी। किसी दिन बड़ी नाराज हो जाती हैं, आप बहाना रोज वही मारते हो, सर ने आज एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी। किसी दिन मम्मी कन्विंस हो जाती है और किसी दिन मम्मी कन्विंस नहीं होती। फिर आपको लगता है कि परसों तो मैंने यही बहाना मारा था, तो परसों तो बड़े प्यार से हाँ बेटा पूड़ी खाओगी, पराठे खाओगी बोल रही थी, आज कहती खाना नहीं मिलेगा। ये क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर क्या हुआ, वहां एक नए नाटक ने जन्म लिया। समझ रहे हैं आप? तो वो नया नाटक आपके साथ हुआ, आपको लगा कि नहीं है आज हमारा या मेरा ही रोल ठीक नहीं हुआ होगा, मैंने ही बहुत कन्विंसिंगली झूठ नहीं बोला, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो क्या समझ रहे हैं आप कि रोज एक नए नाटक ने जन्म लेना है,
रोज एक नई चीज जन्म लेती है। तो ये इतनी मल्टी डायमेंशनल कला जिसमें आप सारी चीजों को समाहित कर सकते हैं, सारे रसों को समाहित कर सकते हैं और सारी सृष्टि को अपने इर्द गिर्द निर्मित कर सकते हैं, और वो इतनी क्षणभंगुर है कि उस चीज को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते। आज टेलीविजन आ गया, आपके सामने कैमरा आ गया है, आप चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत मजेदार बताता हूं। आप स्टेज पर कोई नाटक होता है जो आपको बहुत पसंद है, आप उस नाटक को देखिए और उसको कई लोग करते मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, जो चीज आप मोबाइल पर रिकॉर्ड करते हैं उसे दोबारा कितनी बार देखते हैं? शायद नहीं देखते। सिर्फ आपको एक खब्त सवार है कि दुनिया मोबाइल पर रिकॉर्ड करती तो मैं भी रिकॉर्ड कर लूं, पर आप देखते नहीं। और अगर आप देख भी लेना तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको वो मजा नहीं आएगा जो आपको देखने में आया था। फिर आप सोचते हैं ये तो चीज उस दिन तो बहुत अच्छी लगी थी, आज क्यों नहीं अच्छी लगी? पर वो क्या होता है, परिस्थिति बदल जाती, चीजें बदल जाती। हम तो और आगे की बात कह रहे हैं, वही सिनेमा, वही फिल्म। अब फिल्म तो कहीं से बदल नहीं सकती, वो तो रील और सेल्यूलाइड में है, वो तो अपने आप में कहीं ना कहीं डिस्क में समाहित है। फिल्म तो चेंज नहीं हो सकती। फिर भी जो फिल्म मैं आज देखता हूं मुझे बहुत पसंद आती है, और उस फिल्म को 10 दिन बाद देखता हूं, 20 दिन बाद देखता हूं, तो मुझे लगता है अरे ये तो इतनी कोई खास नहीं थी, उस दिन क्यों इतनी पसंद आ गई थी, मेरे को पता ही नहीं लगा। मतलब बहुत अमेजिंग सा ये सारा संसार है। तो इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतनी जो ये बहुआयामी संप्रेषण की जो विधा है, कम से कम जो स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उन्हें नाटक को बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, और उन्हें नाटक को बहुत अच्छी तरह अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हर एक को यहां नाटक स्टेज पर आकर परफॉर्म करना है, नहीं, कतई जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए कि वो नाटक आपको हमेशा अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं परफॉर्म करना है। और वो नाटक आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। वो नाटक आपको हर एक परिस्थिति से लड़ना सिखाता है। वो नाटक आपको हर एक परिस्थिति से जूझना सिखाता है। वो नाटक आपको हर एक परिस्थिति में अपने आप को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की क्षमता देता है। क्या आपको मालूम है कि जो व्यक्ति यहां पर स्टेज पर आकर आपके सामने परफॉर्म कर रहा होता है, वो पीछे ग्रीन रूम में कितनी सारी शिद्दतें झेल के आया होता है? आपको नहीं मालूम होता। यहां पर स्टेज पर खड़ा होकर वो आदमी राजा का किरदार निभा रहा होता है और राजा की तरह आपसे बात कर रहा होता है, और आपको शायद नहीं मालूम होता है कि शायद उसका बच्चा बीमार है और उसकी पत्नी हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको अभी जाके सीधे उनको हॉस्पिटल में अटेंड करना है। पर यहां आके आपको लगता है कि इससे ज्यादा अथॉरिटी वाला आदमी कोई नहीं है। पर जब आप अंदर ग्रीन रूम में जाकर देखते हैं तो आप उसकी जिंदगी को चौंधियाने वाली हकीकत से आपका साबका हो सकता है। और ये होता है। आज आप ऑफिस में कई लोगों से मिलते हैं, या ऑफिस छोड़ दीजिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके सामने जो टीचर रोज क्लास लेकर आपको पढ़ाते हैं, कभी आपने जानने की कोशिश की कि हमारी मैडम के साथ आज सुबह से क्या परेशानी गुजरी होगी? बट स्टिल शी इज देयर एंड शी इज टीचिंग। हम 10:30 नहीं आ रहे, पर वो 10:30 डॉट आके हमारे सामने खड़े, बट हम रियलाइज नहीं करते। हमको लगता है ठीक है, मेरे लिए रूटीन है, उनके लिए रूटीन नहीं। तो ये जो ग्रीन रूम की हकीकतें हैं, ये जो बैक स्टेज की हकीकतें हैं, जो पीछे की बातें, वो सिखाता है नाटक आपको, वो परिस्थिति बताता है आपको। आप कम्युनिकेटर हैं, आप समाज में जाकर लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को चीजें बता रहे हैं, आप लोगों को अपनी बात से कन्विंस कर रहे हैं। पर कभी जरूरी नहीं कि आप खुद उस सारी चीज के लिए अभी तैयार हैं, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आप फेस हैं, समाज आपका चेहरा देख रहा है, समाज आपको सामने देख रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा ये समझता हूं कि एक कम्युनिकेटर को, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को, खासकर जो सोसाइटी में जाने वाले हैं, उनको नाटक बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, नाटक बहुत अच्छी तरह देखना चाहिए। एक और बात आपके साथ कहना चाहता हूं। हम लोग नाट्य लेखन की तो बात करेंगे, पर नाट्य लेखन मूलतः एक बहुत महत्वपूर्ण विधा भी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाटक निर्देशक का माध्यम है, नाटक लेखक का माध्यम नहीं है। नाटक डायरेक्टर्स मीडियम है। या नाटक हो, या फिल्म हो, या टेलीविजन प्ले हो, या टेलीविजन स्क्रिप्ट हो, या टेलीविजन सीरियल हो, ये सारी चीजें डायरेक्टर का माध्यम होती है। इसमें डायरेक्टर जैसा चाहता है वो उस नाट्य आलेख को या स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो बेसिकली दिस इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, दिस इज नॉट एन एक्टर्स मीडियम।
आपको ये मालूम होना चाहिए, कई अभिनेताओं को भ्रम होता है कि हम हीरो हैं, समझ रहे हैं आप, पर हम हीरो नहीं होते, वो डायरेक्टर होता है, वो हीरो होता है। वो डायरेक्टर ही है जो कठपुतलियों पे आपको नचाता रहता है, डायरेक्टर ही होता है, वो सबको ये करता रहता है। तो एक बार एक बहुत बड़े हीरो साहब थे जो थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको लगता था कि नाटक उनके कारण चलता है। वो डायरेक्टर ने बेचारे ने कभी उनको मना नहीं किया कि देखा कि आपके ही कारण चलता है, मेरे कारण नहीं चलता, पर उन्होंने जाके पब्लिकली कह दिया कि अरे मैं नहीं हूं तो इसका नाटक 4 दिन में बैठ जाए। तो डायरेक्टर ने कहा कि तुम होगे तो भी मेरा नाटक बैठ जाएगा, मैं ये प्रूव कर दूंगा। अगले नाटक में उनको एक ऐसा रोल दिया जिसमें उनको भाई को कोई डायलॉग ही नहीं थे, वो परेशान हो गए, पूरे समय स्टेज पर खड़े रहते थे और डायलॉग ही नहीं थे। और इन्होंने कहा कि मेरी प्रेजेंस, हाँ आपकी प्रेजेंस 3 घंटे के प्ले में 2.5 घंटे आप ही की प्रेजेंस है, और 2.5 घंटे में वाक्य कितने बोले, 5। अंत में वो कंदरा गए, बोले यार आप मेरे साथ कर क्या रहे हो? बोले नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि नाटक वैसे ही चलेगा जैसा मैं चाहूंगा, जैसा आप चलेगा वैसे नहीं चाह। बेसिकली दिस इज द डायरेक्टर्स मीडियम। तो ये निर्देशक के हाथों में पूरा नाटक रहता है, और वो निर्देशक ही तय करते हैं कि नाटक का ट्रीटमेंट क्या हो। इसलिए अगर आप में से जो बच्चे थिएटर देखते हैं उनको समझ में आता होगा कि वही नाटक जब एक डायरेक्टर करता है तो उस नाटक का आपको एक अलग कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और वही नाटक जब कोई दूसरा डायरेक्टर डायरेक्ट करता है तो उसका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जबकि स्क्रिप्ट वही रहती है, एक्टर्स भी शायद वही रहें, लेकिन वो ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो इसलिए इसको हमें समझना है कि वो डायरेक्टर है जो हमको सिखाता है कि हमें नाटक में क्या देखना है या क्या करना है। तो इसलिए नाटक, अगर आप में से कुछ लोग लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आप सभी लोग नाटक लिखते हैं, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी स्क्रिप्ट राइटर तो हैं ही, आपने स्वीकार तो कर ही लिया है ना। तो लेकिन अगर आप जेन्युइनली कोई नाटक लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये अपने मन में एक विचार लाइए कि नाटक क्यों लिखा जा रहा है। बेसिकली व्हाई आई एम राइटिंग दिस स्क्रिप्ट, ये विचार आपके अंदर आना चाहिए। क्यों लिखा जा रहा है, किसके लिए लिखा जा रहा है, और इसकी प्रस्तुति का अवसर कब है, सिग्निफिकेंस कब है, इंपॉर्टेंस कब है। हमने कोई नाटक लिखा, कोई एक 1967 में हुई किसी घटना पर है, वो कोई बहुत प्रसिद्ध सी घटना नहीं है, आपको पसंद आ रही होगी पर कोई बहुत प्रसिद्ध सी घटना नहीं है, पर आपने उस पर एक नाटक लिख दिया। अब उस घटना से किसी का कोई वास्ता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, और आपको सिर्फ पसंद आई इसलिए आपने एक नाटक लिख दिया, और हो सकता है कल को वो बात किसी को जमे ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि नाटक बेसिकली आपका स्वांत सुखाय माध्यम नहीं है। नाटक ऐसा माध्यम नहीं है कि मैंने एक नाटक लिखा और लिख के अपने घर में रख लिया, तो भैया फिर इससे अच्छी आप कहानी लिख लेते, इससे अच्छी आप कविता लिख लेते, कुछ और चीज लिख लेते। नाटक तो पब्लिक मीडियम है, नाटक जाना चाहिए लोगों तक। मुझे एज ए डायरेक्टर ऐसी कई सौ स्क्रिप्टें देखने को मिली जो कभी खेली ही नहीं गई। उन्होंने नाटक लिखा और किताब छपवा के अपने घर में रख ली। तो इसलिए आपको पहले यह सोचना है कि किसके लिए लिखना है और क्यों लिखना है। जब आप ये सोच लें तब आप नाटक लिखिए। और अगर आप सोचते हैं कि स्वांत सुखाय के लिए आप नाटक लिख रहे हैं तो आप नाटक पे मेहरबानी करिए, कुछ और लिख लीजिए। दूसरी चीज है कि किस माध्यम के लिए लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्टेज के लिए नाटक लिख रहा हूं तो स्टेज की अलग रिक्वायरमेंट है। अगर मैं टेलीविजन के लिए कोई नाटक या स्क्रिप्ट लिख रहा हूं तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर मैं रेडियो के लिए कोई नाटक या स्क्रिप्ट लिख रहा हूं तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। और तीनों के हिसाब से हमको काम करना होगा। अगर हम रेडियो के लिए नाटक लिख रहे हैं और उसमें बहुत सारे विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं तो उस विजुअल्स का कोई मतलब है क्या? रेडियो पे कोई देखने वाला है क्या? या अगर मैं टेलीविजन के लिए नाटक लिख रहा हूं और बहुत सारे डायलॉग्स भर दिए, उसमें विजुअल्स क्रिएट ही नहीं किए मैंने, तो उसका कोई मतलब है क्या? तो देन आई एम वेस्टिंग द मीडियम। तो किस माध्यम के लिए नाटक लिख रहे हैं, उस माध्यम की आवश्यकता क्या है, उस माध्यम की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आपको नाटक लिखना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक ही कहानी का टेलीविजन के लिए भी नाट्य रूपांतरण किया और रेडियो के लिए भी नाट्य रूपांतरण किया। और यकीन मानिए, जब मैंने रेडियो के लिए नाट्य रूपांतरण किया और मुझे किसी ने कहा कि आप इसको टेलीविजन के लिए भी कर दीजिए, तो मुझे लगा तो आसान काम होगा, 5 मिनट में हो जाएगा। पर मुझे रीराइट करना पड़ा, रिकंसीव करना पड़ा, और सारी चीजों को करते हुए तब मुझे एक नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी, क्योंकि वो दोनों चीजों में बहुत फर्क है।
तो जब आप माध्यम की जरूरत को समझें तो माध्यम की आवश्यकता के हिसाब से उस पर काम करें, तभी बात बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको उसकी आवश्यकता के अनुसार, जो माध्यम है उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजों को क्रिएट भी करना पड़ता है बतौर राइटर। यदि आप किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, खासकर क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस विधा में आ जाते हैं कि वो कहानी को ड्रामेटाइज करना चाहते हैं और उनको लगता है बहुत आसान है। वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार आपको, जैसे कहानी में जो स्वगत होता है, जो मुझे अपने आप से बोलना है, उसको अगर मैं टेलीविजन पे दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊं, या मुझे अगर रेडियो पर दिखाना है, बताना है तो कैसे बताऊं। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें कई बार क्रिएट करनी पड़ती, कई बार बनानी पड़ती, कई बार सोचनी पड़ती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता, और कितना टाइम हो गया? हो गया है टाइम, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, कई बार आगे इससे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने बेसिक फिलॉसफी जो ड्रामा की है वो आपको समझा दी, और चूंकि आपने सबसे पहले स्वीकार कर ही लिया था कि आप सब लोग नाटक लिखते हैं, इसलिए नाटक लिखने के बारे में मुझे बताने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। बस लेकिन एक अंतिम बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि नाटक लिखने के कुछ संस्कार भी होते हैं जिसका पालन आपको करना चाहिए। वो संस्कार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी दिए हैं, वो संस्कार आपको आपके समाज से भी सिखाए जाते हैं, आपको आपके परिवेश से भी सिखाए जाते हैं। और उस संस्कार में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी भाषा और आपके भाव पर आपका संयम होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ में कलम है, सिर्फ इसलिए कि मैं लिखना जानता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं लिख सकती हूं, मेरी भाषा पर संयम, मेरे भाव पर संयम अगर छूट जाएगा तो आप समाज के साथ भी अन्याय करेंगे और आप अपने साथ भी अन्याय करेंगे। तो हम कहते जरूर हैं कि हमको कलम को तलवार की तरह भांजना है, पर उसका मतलब तलवार की तरह मत भांजिए, खून खराबा मत कीजिए। उससे अगर समाज में कोई निर्माण होता है, कोई सकारात्मकता आती है, कोई रचनात्मकता आती है, तो वो कीजिए। तलवार हमेशा खून खराबे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए, मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं फॉर अ पेशेंट हियरिंग।